भारत उपमहाद्वीप में पत्रकारिता और मीडियाकर्मी हल्ला मचा रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में मीडिया की आज़ादी पर अंकुश लगा दिया गया है। भारत में बहुत से पत्रकार शिकायत करते हैं कि वे सरकार से कोई सवाल नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा करने पर वे अपनी नौकरी खो सकते हैं या उन पर देशद्रोह और अन्य आरोपों को लेकर मुकदमा दर्ज किया जा सकता है, जैसा कि वास्तव में कई पत्रकार के साथ हो भी चुका है। वे पाकिस्तान में जंग ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन के मालिक मीर शाकिलुर रहमान की गिरफ्तारी और लंबे समय तक हिरासत में रहने के खिलाफ तथा सरकार द्वारा पत्रकारों को परेशान करने का आरोप लगाते हैं। लेकिन क्या पत्रकारों के ये आरोप उचित हैं? मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है और इसके पक्ष में मेरे अपने कुछ तर्क हैं। भारत और पाकिस्तान में मीडिया को जो भूमिका निभानी चाहिए उसे समझने के लिए हमें पहले ऐतिहासिक संदर्भ को समझना होगा। हमारा उपमहाद्वीप वर्तमान में अपने इतिहास के एक परिवर्तनशील युग से गुजर रहा है, एक सामंती कृषि समाज से आधुनिक औद्योगिक समाज की ओर। यह इतिहास में एक बहुत ही दर्दनाक और दुखद काल होता है। पुराने सामंती समाज को उखाड़ और तोड़ा जा रहा है, लेकिन नया आधुनिक और औद्योगिक समाज अभी तक नहीं बना है। पुराने मूल्य उखड़ रहे हैं, सब कुछ उथल पुथल में है। हम शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ में से एक लाइन को याद कर सकते हैं, फेयर इज ए फॉल एंड फॉल इज ए फेयर। जिसे पहले अच्छा माना जाता था, जैसे कि जाति व्यवस्था, वह आज खराब मानी जाती है, कम से कम समाज के प्रबुद्ध वर्ग द्वारा। और जिसे पहले बुरा माना जाता था, उदाहरण प्रेम विवाह, वह आज स्वीकार्य है, कम से कम आधुनिक मानसिकता वाले व्यक्तियों के लिए। मुझे फिराक गोरखपुरी का एक उर्दू शेर याद आता है, हर जर्जे पर एक काफियत ए नीम सावी है, ए साकी ए दौरान, यह गुनाहों की घड़ी है। यह शेर परिवर्तनशील युग को दर्शाता है। जर्जे का अर्थ है कण, कैफियत का अर्थ है परिस्थिति, नीम का अर्थ है आधा और सब का अर्थ है रात। तो दोहे में पहली पंक्ति का शाब्दिक अर्थ है हर कण आधी रात की परिस्थिति में है। उर्दू शायरी को अक्सर अलंकारित रूप से समझा जाना चाहिए, शब्द सा नहीं। तो इस पंक्ति का वास्तव में मतलब है कि परिवर्तनशील युग में सब कुछ प्रवाह में है, ना रात है और ना दिन, ना पुराना क्रम है और ना ही नया युग है। शायरी की दूसरी पंक्ति में साकी वह लड़की है जो शराब का प्याला भरती है, लेकिन वह एक स्त्री भी है जिसे कोई व्यक्ति अपने आंतरिक विचारों को बता सकता है। कभी एक महिला की कल्पना कर रहा है जिससे वह परिवर्तनशील युग की विशेषताओं का वर्णन कर रहा है। यह गुनाहों की घड़ी है, यानी यह पाप का समय है। इस युग परिवर्तनशील युग में यह दोनों दृष्टिकोण से गुनाहों की घड़ी है। विचारों का जोरदार टकराव है। पुराने सामंती विचारों के लोगों के दृष्टिकोण से अपनी पसंद के अनुसार शादी करना एक पाप है और विशेष रूप से अपनी जाति या धर्म के बाहर महिलाओं को शिक्षा देना पाप है। सभी के साथ बराबरी का व्यवहार करना पाप है, परंतु आधुनिक विचारधारा वाले लोग के दृष्टिकोण से जाति व्यवस्था एक पाप है, लड़कियों को शिक्षा से वंचित करना एक पाप है, प्रेम विवाह स्वीकार्य है और समानता एक मौलिक मूल्य है। इस प्रकार पुराने और नए विचार परिवर्तनशील युग में एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं। मीडिया सहित सभी देशभक्त लोगों का यह कर्तव्य है कि हमारे समाज को इस परिवर्तनशील युग से जल्दी और कम कठिनाइयों के साथ निकलने में देश की मदद करें। इस परिवर्तनशील काल में मीडिया की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि यह विचारों से संबंधित है, बिकाऊ वस्तु से नहीं। इसलिए अपने स्वभाव से मीडिया एक सामान्य व्यवसाय की तरह नहीं है। इसका काम जनता को वैचारिक नेतृत्व देना होना चाहिए। अशांत दौर से
जैसे गुजर रहा है भारत, यदि हम यूरोप के इतिहास का अध्ययन करें, जब वह अपने परिवर्तनशील काल से गुजर रहा था, अर्थात 16वीं और 19वीं सदी तक, तो हम पाते कि यह काल यूरोप में एक भयानक अवधि थी जो अशांति, उथल पुथल, क्रांतियों, युद्धों, अराजकता, सामाजिक कुरीतियों और बौद्धिक संघर्ष से भरी हुई थी। इस आग से गुजरने के बाद ही यूरोप में आधुनिक समाज का उदय हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप वर्तमान में इस आग से गुजर रहा है। हम अपने इतिहास में बेहद दर्दनाक और अशांत दौर से गुजर रहे हैं। ऐतिहासिक रूप से यूरोप में प्रिंट मीडिया सामंती उत्पीड़न के खिलाफ जनता के एक तंत्र के रूप में उभरा। उस समय सत्ता के स्थापित तंत्र सामंती निरंकुश सत्ताधारियों, राजा कुलीन के हाथों में थे। इसलिए लोगों को नए तंत्रों का निर्माण करना पड़ा जो उनका प्रतिनिधित्व कर सके और उनके हितों को सामने रख सके। यही कारण है कि प्रिंट मीडिया को चौथे स्तंभ के रूप में जाने लगा। यूरोप और अमेरिका में यह भविष्य की आवाज को उजागर करता था जो कि स्थापित सामंती तंत्रों के विपरीत था, जो यथास्थिति बनाए रखना चाहते थे। इस प्रकार मीडिया ने सामंतों यूरोपों को आधुनिक यूरोप में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रिंट मीडिया उस समय नियमित समाचारों पत्रों या पत्रिकाओं के रूप में नहीं था, बल्कि अक्सर पैम्पलेट, पत्रक आदि के रूप में होता था, जिनका सामंती विचारों और प्रथाओं पर हमला करने के लिए उपयोग किया जाता था। यूरोप में प्रवरता के युग में प्रिंट मीडिया ने तर्क की आवाज़, जिसका वॉइस ऑफ रीजन हुआ, को उजागर किया। वर्ल्ड टेलर ने धार्मिक कट्टरता और अंधविश्वास पर हमला किया और रूस ने सामंती निरंकुशता पर। डिडरो ने कहा, जब अंतिम राजा का अंतिम पुजारी की अंतरियों से गला घोंट दिया जाएगा, तब इंसान मुक्त हो जाएगा। फ्रांस में सामंती व्यवस्थाओं पर चोट हुआ। थॉमस पेन ने मनुष्य के आधारित अधिकारियों की घोषणा की और जीनियस, जिनका वास्तविक नाम हम अभी भी नहीं जानते हैं, ने निरंकुश जॉर्ज तृतीय और उनके मंत्रियों पर हमला किया। बिल दुरांत की सभ्यता की कहानी, रूसों और क्रांति, जो हम कुछ बता रहे हैं। लुई 16वीं ने जब जेल में बंद होने के दौरान जेल पुस्तकालय में वर्ल्ड टेलर और रूसों द्वारा लिखित पुस्तकों को देखा तो कहा कि इन दो व्यक्तियों ने फ्रांस को नष्ट कर दिया है। वास्तव में उन्होंने जो नष्ट किया था वह फ्रांस नहीं बल्कि सामंती व्यवस्था थी। 19वीं सदी में प्रसिद्ध लेखक एमिलो जोला ने अपने लेख में एक्सक्यूज में कहा कि फ्रांसीसी सरकार ने कप्तान ड्रेफर्स को शैतान द्वीप में कैद करने का केवल इसलिए झूठ आरोप लगाया क्योंकि वह एक यहूदी था। मेरी राय में भारतीय और पाकिस्तानी मीडिया को यूरोप में परिवर्तनशील दौर के दौरान यूरोप की मीडिया के द्वारा निभाई गई प्रगतिशील भूमिका के समान भूमिका निभानी चाहिए। दूसरे शब्दों में, हमारे मीडिया को केवल खबरों की रिपोर्ट नहीं करनी चाहिए बल्कि जनता को वैचारिक नेतृत्व भी प्रदान करना चाहिए और हमारे देशों को परिवर्तनशील युग की अवधि में आधुनिक औद्योगिक राज्य बनाना उद्देश्य होना चाहिए। मीडिया द्वारा पिछड़े सामंती विचारों और प्रथाओं पर, जातिवाद, संप्रदाय और अंधविश्वास पर हमला किया जाना चाहिए तथा आधुनिक वैज्ञानिक और तर्क संगत विचारों को बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन क्या हमारा मीडिया ऐसा कर रहा है? मेरी राय में हमारे मीडिया, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आज तक, एबीपी, एनडीटीवी, जितने भी बड़े चैनल हैं, वो ऐसा नहीं कर रहा है। का एक बड़ा वर्ग जनता के हित की सेवा नहीं कर रहा है। वास्तव में इसमें से अधिकांश सकारात्मक रूप से जन विरोधी है। हमारे मीडिया में 3 प्रमुख दोष हैं जिन पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वास्तविक मुद्दों से भटकाते हैं। हमारा मीडिया अक्सर लोगों का ध्यान वास्तविक मुद्दों से गैर वास्तविक, तुच्छ और महत्वहीन मुद्दों की ओर भटकाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में असली मुद्दे सामाजिक आर्थिक हैं, यानी
भयानक गरीबी जिससे हमारी 80% जनता जूझ रही है। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, व्यापक बाल कुपोषण, मूल्य वृद्धि, उचित चिकित्सा की कमी और बहुसंख्यक लोगों के लिए अच्छी शिक्षा का अभाव, पिछड़े सामाजिक प्रथाओं जैसे ऑनर किलिंग और जाति उत्पीड़न, धार्मिक भेदभाव और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार आदि वास्तविक मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय हमारा मीडिया आमतौर पर अवास्तविक, तुच्छ और महत्वहीन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है, जैसे फिल्म सितारों का जीवन, तुच्छ राजनीति, फैशन, पैरेड, पॉप संगीत, डिस्को डांसिंग, ज्योतिष, क्रिकेट, रियलिटी शो आदि। मीडिया द्वारा लोगों को कुछ हद तक मनोरंजन प्रदान करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती है, बशर्ते यह बहुत ज़्यादा ना हो। लेकिन अगर मीडिया की 90% कवरेज मनोरंजन से संबंधित है और केवल 10% वास्तविक मुद्दों पर जिनका राष्ट्र सामना कर रहा है, जिनका ऊपर उल्लेख भी किया गया है, तो मीडिया के साथ जरूर कुछ गड़बड़ है। पूरा प्रश्न सही अनुपात का है। मनोरंजन को बेरोजगारी, कुपोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम, कृषि और पर्यावरण मुद्दों के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा कवरेज मिलती है। एक भूखा या बेरोजगार आदमी मनोरंजन चाहता है या भोजन या नौकरी, रोटी के बदले सर्कस। कई टीवी चैनल दिन रात क्रिकेट दिखाते हैं। क्रिकेट वास्तव में भारतीय जनता की अफीम है। रोमन सम्राट कहते थे, यदि आप लोगों को रोटी नहीं दे सकते हैं तो उन्हें सर्कस दें। यह मीडिया द्वारा समर्थित हमारे भारतीय शासकों का दृष्टिकोण भी है। लोगों को क्रिकेट से जोड़े रखें ताकि वे अपने सामाजिक और आर्थिक दुर्दशा को भूल जाएं। गरीबी, बेरोजगारी, मूल्य वृद्धि, किसानों की आत्महत्या, आवास की कमी, स्वास्थ्य सेवा या शिक्षा की कमी महत्वपूर्ण मुद्दे नहीं हैं, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि क्या भारत ने क्रिकेट मैच में न्यूजीलैंड या पाकिस्तान को हराया है, या विराट कोहली ने सेंचुरी बनाई है कि नहीं। हमारे मीडिया द्वारा बिजनेस को ज़्यादा कवरेज दी जाती है ताकि स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे सामाजिक क्षेत्रों को बहुत कम। अधिकांश मीडिया संवाददाता फिल्म सितारों, क्रिकेट, फैशन, पैरेड, पॉप संगीत इत्यादि में भाग लेते हैं और श्रमिक, किसानों, छात्रों, यौनकर्मियों आदि के जीवन और समस्याओं पर बहुत कम प्रकाश डालते हैं। कुछ साल पहले मुंबई में लैम्को फैशन वीक के आयोजन को 512 मान्यता प्राप्त पत्रकारों ने कवर किया था। उस फैशन वीक में मॉडल्स कपास से बने कपड़ों का प्रदर्शन कर रही थी, जबकि जिन किसानों ने वह कपास उगाया था वे मुंबई में महज कुछ दूरी पर स्थित विदर्भ क्षेत्र में आत्महत्या करने पर मजबूर थे। स्थानीय स्तर पर एक या दो पत्रकार को छोड़कर किसी ने उन किसानों की दुर्दशा की कहानी को नहीं बताया। शिक्षा क्षेत्र में मीडिया कवरेज आईआईटी जैसे कुलीन कॉलेज पर केंद्रित है, लेकिन हजारों प्राथमिकता स्कूलों की दुर्दशा की बहुत कम कवरेज होती है, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में जहां से शिक्षा की शुरुआत होती है। भारत में कम हो रही नौकरियों, यूरोप में विस्थापित किसानों को उन कारखानों में रोजगार मिला जो औद्योगिक क्रांति के कारण बने। इसके विपरीत भारत में औद्योगिक नौकरियों में अब कमी हो रही है। कई मिलें बंद हो गई है और अब केवल रियल एस्टेट बन गई है। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में नौकरी की प्रवृत्ति में तेजी से गिरावट दिखाई देती है। भारत में ऑटो सेक्टर क्षेत्र में, जो कि अर्थव्यवस्था की स्वास्थ्य का एक संकेतक माना जाता है, कि बिक्री में लगभग 40% की गिरावट देखी गई है। TISCO कंपनी में 1991 में उसके स्टील प्लांट में 85,000 श्रमिक थे और अब यह कंपनी 10 लाख टन स्टील का निर्माण करती थी। 2005 में टिस्को ने केवल 44,000 श्रमिक के साथ 50 लाख टन स्टील का निर्माण किया। 90 के दशक के मध्य में बजाज कंपनी 24,000 श्रमिक के साथ 10 लाख दो पहिए वाहन का उत्पादन कर रही थी। 2004 तक इसने 10,500 श्रमिक के साथ 24 लाख यूनिट का उत्पादन किया। गरीब के कारण वेश्यावृत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। सवाल उठता है कि फिर ये लाखों विस्थापित लोग कहाँ जाते हैं? वे उन शहरों में जाते हैं जहां वे घरेलू नौकरी, फेरीवाला, भिखारी या अपराधी बन जाते हैं।
यह अनुमान है कि दिल्ली में नौकरियों के रूप में काम करने वाले झारखंड की 1 से 2 लाख किशोरियां हैं। गरीब के कारण सभी शहरों में वेश्यावृत्ति व्याप्त है। 1 से 2 करोड़ युवा हर साल भारत में नौकरी के बाजार में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन आर्थिक मंदी के कारण नौकरियों बहुत कम हो गई है। झोला छाप डॉक्टरों की भी हो गई है, बहुत ज़्यादा भरमार हो गई है स्वास्थ्य मामला में। स्वास्थ्य के क्षेत्र में पाया जाता है कि भारत में हर शहर में झोला छाप डॉक्टरों की संख्या असली डॉक्टर की संख्या से कई गुना अधिक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि गरीब लोग डॉक्टरों के पास जाने का खर्चा नहीं उठा सकते हैं। ग्रामीण इलाकों में हालात ज़्यादा खराब है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर तैनात सरकारी डॉक्टरों आमतौर पर महीनों में 1 या 2 दिन ड्यूटी पर आते हैं और बाकी समय शहरों में अपने निजी नर्सिंग होम चलाते हैं। बाल कुपोषण की भी स्थिति बहुत भयावह है। शाइनिंग इंडिया में बाल कुपोषण के आंकड़ों दुनिया में सबसे खराब है। यूनिसेफ के आंकड़ों और ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मुताबिक दुनिया की सबसे गरीब देशों में 5 साल से कम उम्र की बच्चों का प्रतिशत गिनी बिकाऊ में 25%, सियरा लियोन में 27%, इथोपिया में 38% और भारत में। दुनिया के सभी कुपोषित बच्चों में से 1/3 बच्चे भारतीय हैं। भारत में एक औसत परिवार 10 साल पहले की तुलना में 100 किलोग्राम कम अनाज खा रहे हैं। देखिए, इस सब को हमारा मीडिया द्वारा काफ़ी हद तक नज़रअंदाज कर दिया जाता है, जो हमारे आर्थिक रूप से कमज़ोर 80% जनता की कठोर आर्थिक वास्तविकताओं पर आंख मूंद लेता है और इसके बजाय कुछ पैम्पकिन गाँवों को पर ध्यान केंद्रित करता है, जहां ग्लैमर और चौकाचौंध दिखाती है। हमारा मीडिया काफ़ी हद तक फ्रांस की रानी मैरी एंटोनिनेट की तरह है, जिन्होंने जब यह बताया गया कि लोगों के पास रोटी नहीं है तो उन्होंने कहा कि वे केक खा सकते हैं। सांप्रदायिक घृणा को भी बढ़ावा दिया जा रहा है भारत में कई टीवी चैनलों सांप्रदायिक घृणा को बढ़ावा दे रहे हैं और इस तरह वे बेशर्मी से सत्तारूढ़ पार्टियों के हितों की सेवा कर रहे हैं, जो इस बुनियादी पर टिकी हुई है। कई भारतीय टीवी चैनलों ने कथित तौर पर कोरोना वायरस फैलाने के लिए दिल्ली में तबलीगी जमात मरकज को कलंकित किया और इसके प्रमुख मौलाना साद को शैतान के रूप में चित्रित किया गया। हालांकि यह कहना हास्यप्रद और बिल्कुल बेतुका है कि तबलीगी जमात द्वारा जानबूझकर बीमारी फैलाई जा रही थी। यह दिखाते हुए परोक्ष रूप से यह संदेश भेजा जा रहा है कि सभी भारतीय मुसलमान कोरोना के प्रसार करता है। इस तरह से भारत में पूरे मुस्लिम समुदाय को बदनाम किया जा रहा है और कई मुसलमानों का विभिन्न तरीकों से बहिष्कार और उत्पीड़न किया जा रहा है। भारत बहुत विविधता वाला देश है और इसके 130 करोड़ लोगों में से लगभग 20 से 25 करोड़ लोग मुस्लिम हैं। इसलिए यदि हम एकजुट और समृद्ध रहना चाहते हैं तो यह बिल्कुल आवश्यक है कि भारत में रहने वाले सभी समुदाय के लिए समानता और समान होना चाहिए। जो लोग हमारे बीच धार्मिक कलह के बीज बोते हैं वे वास्तविक में हमारे देश के दुश्मन हैं और सच्चाई यह है कि हमारा मीडिया का एक बड़ा वर्ग इस राष्ट्रीय अपराध में शामिल है। मीडिया अंधविश्वास को बढ़ावा दे रही है, जैसा कि मैंने पहले ही उल्लेख किया है। इस परिवर्तनशील युग में मीडिया की भूमिका केवल जनता को समाचार देने की नहीं, बल्कि हमारे लोगों को आधुनिक वैज्ञानिक युग में आगे बढ़ने में मदद करने की भी है। इस उद्देश्य के लिए मीडिया को तर्कसंगत और वैज्ञानिक विचारों का प्रसार करना चाहिए, लेकिन ऐसा करने के बजाय हमारे मीडिया का एक वर्ग विभिन्न एंकर विभिन्न प्रकार के अंधविश्वासों का प्रचार करता है। यह सच है कि अंधविश्वास भारतीय जातिवाद, सांप्रदायिक और अंधविश्वासों में फंसे हैं। हालांकि सवाल यह है कि क्या मीडिया को तर्कसंगत और वैज्ञानिक विचारों का प्रसार करके हमारे लोगों को बौद्धिक स्तर को ऊपर उठाने की कोशिश करनी चाहिए और उसे इस निम्न स्तर तक उठाना चाहिए और अंधविश्वास को फैलते रहना चाहिए।
यूरोपीय मीडिया ने बदल दी मानसिकता। जैसा कि यूरोप में बुद्धता के युग में के दौरान मीडिया जो उस समय केवल प्रिंट माध्यम था, ने लोगों को मानसिक स्तर को ऊपर उठाने और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व और आधुनिक सोच के विचारों का प्रसार करके लोगों की मानसिकता को बदला। वोल्टेयर ने अंधविश्वास पर हमला किया, रूसो ने समानता व्यवस्था पर हमला किया और डिकेंस ने जेलों, स्कूलों और आदि में भयानक परिस्थितियों की आलोचना की। क्या हमारे मीडिया को भी ऐसा करना चाहिए? ये सब सवाल पूछा जाना चाहिए। एक समय में राजा राम मोहन राय जैसे साहसी लोगों ने सती प्रथा, बाल विवाह और पर्दा प्रथा आदि अपने अखबार मीरतुल अखबार और संवाद कैमुदी में के खिलाफ लिखा था। निम्नलिखित चक्रवर्ती ने 1943 के बंगाल अकाल की भयावहता के बारे में लिखा। मुंशी प्रेमचंद और शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने सामंती प्रथाओं और महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लिखा। मिंटो ने विभाजन की भयावहता के बारे में लिखा। लेकिन आज हम अपने मीडिया में क्या देखते हैं? कई टीवी चैनल ज्योतिष को दिखाते हैं। ज्योतिष को खगोल विज्ञान जैसा नहीं समझना चाहिए। खगोल विज्ञान तो विज्ञान है, जबकि ज्योतिष शुद्ध अंधविश्वास और पाखंड है। थोड़ा सामान्य ज्ञान भी हमें बता सकता है कि तारों और ग्रहों की चाल का कोई तर्क संगत संबंध नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश में अधिकांश लोग ज्योतिष में विश्वास करते हैं। सरकार का भी चाटुकारिता कर रहा है। पत्रकार मैक्सिमम मीडिया चाटुकारिता कर रहा है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि मीडिया में बिल्कुल भी अच्छे पत्रकार नहीं है। कई बेहतरीन पत्रकार हैं। पी साईनाथ उसमें से एक हैं, जिनका नाम भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में सोने अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। रवीश कुमार का भी नाम है, अभिषेक शर्मा का भी नाम है, प्रसून वाजपेयी का भी नाम है। अगर वे कई राज्य में किसानों की आत्महत्याओं को उजागर नहीं करते तो उन किसानों की कहानी जो कई वर्षों तक दबा दी गई थी शायद कभी नहीं बताई जाती। बहुसंख्यक पत्रकार जनता की सेवा करने के बजाय बेशर्मी से सरकारों के चाटुकार बन गए हैं। मीडिया की स्वतंत्रता के दमन की शिकायत करने वाले को मेरा जवाब यह है कि स्वतंत्रता अपने आप में उद्देश्य नहीं है, यह केवल एक उद्देश्य का साधना हो सकता है और सही उद्देश्य जनता को बेहतर जीवन प्रदान करना है। अगर मीडिया की आज़ादी से वे उद्देश्य प्राप्त होता है तो मीडिया समर्थन का हकदार है, अन्यथा नहीं। क्या मीडिया को सांप्रदायिक या जातिगत नफरत फैलाने की आज़ादी होनी चाहिए? क्या वास्तविक मुद्दों के बजाय तुच्छ और महत्वहीन मुद्दों की और लोगों का ध्यान भटकने की स्वतंत्रता होनी चाहिए? क्या मीडिया को अंधविश्वास फैलाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए? हरगिज नहीं। ऐसा कोई स्वतंत्रता नहीं जो पूर्ण रूप से हो। सभी स्वतंत्रता कुछ प्रतिबंधों और जिम्मेदारियों के साथ होती है। लोकतंत्र में हर व्यक्ति जनता के प्रति जवाबदेही है और मीडिया भी जनता को बेहतर और सभ्य जीवन पाने में मीडिया को मदद करनी चाहिए। दुर्भाग्य से हमारे उपमहाद्वीप में मीडिया ऐसा नहीं कर रहा है और अक्सर इसके ठीक विपरीत कार्य कर रहा है। इसलिए मैं मीडिया के दमन का विलाप नहीं कर सकता हूँ। जब यह 2014 के पूर्व अपेक्षाकृत मुक्त था तब यह क्या कर रहा था? हमारे मीडिया को अब आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और जिम्मेदारी को परिपक्वता की भावना विकसित करनी चाहिए। इसके साथ ही देशवासियों की सेवा का काम शुरू करना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होता है मीडिया की स्वतंत्रता के दमन की शिकायत निरर्थक है।